हेलो, हाय, राधे राधे, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार आज फिर से हम आपके लिए सीडीपी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत 12वां मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं हम। सीडीपी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसके अंतर्गत 12वां मॉडल टेस्ट पेपर है जो आपके लिए सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बीएसईआर, रीट जो भी टीचर से संबंधित एग्जाम है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले साइकोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं क्लास को अपनी को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है हमारा, फ्रायड के अनुसार मन की फ्रायड के अनुसार मन की जो स्थितियां हैं वो कौन सी हैं। ये फ्रायड, सिगमंड जो फ्रायड थे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत मन की कौन सी स्थितियां बताई हैं ये बताना है आपको। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। चेतन, अवचेतन, अचेतन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है यहाँ पर सिगमंड फ्रायड द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसके अंतर्गत मन की कौन सी स्थितियाँ हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 स्थितियाँ बताई। कितनी स्थितियाँ बताई? 3 स्थितियाँ बताई। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये 3 स्थितियाँ मन की बताई थी सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने? मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत उन्होंने मन की जो स्थितियाँ बताई हैं वो कितनी बताई थी? 3 स्थिति, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। यानी चेतन व्यक्ति का जो चेतन मन है वो इसने फ्रायड ने कितना माना? 1/10 भाग को माना है। चेतन मन कितना भाग माना है व्यक्ति का? 1/10 भाग है उसको चेतन मन माना है। और देखिए चेतन मन का जो भाग बताया वो कितना बताया इसने? 1/10। और अचेतन मन है वो इसने माना है 9/10 भाग। यही इसका कहना था जो अचेतन मन है वो व्यक्ति का 9/10 भाग है। 90% जो मस्तिष्क है मन है वो कौन सा होता है? अचेतन मन व्यक्ति की इच्छाएं तभी होती हैं। जबकि चेतन मन के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छा कितनी परसेंट होती है? 1/10। यही जो चेतन भाग रहता है व्यक्ति कितना रहता है? 1/10। और चेतन और अर्धचेतन की जो मध्य का जो स्तर है उसकी इसने कोई भी तुलना नहीं की है, उसको कोई भी गणना उसके अंतर्गत नहीं मानी। उसने माना था कि जो अचेतन मन का जो भाग है वो 90% व्यक्ति की जो इच्छाएं है वो अचेतन मन के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए अब एक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। तो इन्होंने एक ऐसा मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है इसका जो प्रयोग इन्होंने किया था ये बर्फ के टुकड़े के आधार पर। इसके आधार पर बर्फ की शिला के आधार पर इन्होंने चेतन मन अचेतन मन के जो प्रकार है उनको स्पष्ट किया था। ध्यान रखना, जो सिगमंड फ्रायड था उसने बर्फ, जो मन का मस्तिष्क है या मन है उसकी तुलना किससे की है? बर्फ के टुकड़े से की है। बर्फ की किससे की है? शिला। ये जो बर्फ की शिला होती है उससे इसने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसने बताया था कि जो जल बर्फ का जो जल के अंदर वाला भाग है वो 90/10 या 9/10 भाग जो जल के अंदर डूबा होता है वो क्या होता है? अचेतन मन होता है। और 1/10 भाग है जो हमें दिखाई देता है बर्फ का ऊपर की जो स्तर है, सतह, वो क्या है? 1/10 भाग वो चेतन मन से उसको बताया है। और अचेतन, चेतन और अर्ध अचेतन के मध्य का जो स्तर है वो भाग, जो सतह वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? अर्धचेतन कहलाता है। तो ध्यान में रखना, सिगमंड फ्रायड ने जो अपना सिद्धांत दिया था किसकी तुलना किससे की थी? मन की बर्फ के टुकड़ों से या शिला से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा? ए वाला आंसर ही राइट है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया है। यानी अगर बात करें तो जो मनोविज्ञान है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे मानी जाती है? दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। कि मनोविज्ञान का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से
हुआ है। तो ये कथन बताना है यहाँ पर, आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। ये किसका कथन है? रायबर्न का, अरस्तु का, वुडवर्थ का, या रूसो का? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन कहा था रायबर्न ने। किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया है। दर्शन शास्त्र निकाल करके मनोविज्ञान का एक अलग से विषय बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। कथन किसका है? शैक्षिक दृष्टि की बात करें तो शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। यह कथन किसने कहा था, ये बताना है आपको यहाँ पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन किसका है? देखिए, ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन का, रॉस का, स्ट्रैंग का, आर्मस्ट्रॉन्ग का। देखिए ये किसने कहा था? शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। ये कहा था ब्लेयर, जॉन्स व सिम्पसन ने। ये वाला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि व्यक्ति के जो जीवन की बाल्यावस्था होती है वो एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। चौथा क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में आवेश युक्त होकर उत्तेजित हो जाता है। आवेश में आकर के क्या होता है? उत्तेजित होता है। तो यह गुण क्या कहलाएगा? क्रोधित, क्रोध प्रेरित व्यवहार कहलाएगा, किशोरोचित व्यवहार कहलाएगा, बालोचित व्यवहार कहलाएगा, या संवेगात्मक व्यवहार कहलाएगा? तो देखिए आपको पता है, एक छात्र जो कक्षा में आवेश युक्त हो जाता है तो वो उत्तेजित होता है, यानी उसके जो संवेग हैं वो उभर करके आ जाते हैं। तो ये कैसा व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है? वो संवेगात्मक व्यवहार। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, संवेगात्मक व्यवहार कहलाएगा। पांचवा क्वेश्चन आता है, क्रचफील्ड और बेलेसी 1962 की अभिवृत्ति संबंधी परिभाषा किस वर्ग में शामिल है? यानी उन्होंने अभिवृत्ति की जो परिभाषा दी है उसको किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, ये बताना है यहाँ पर। त्रिविमीय वर्ग, एक विमीय वर्ग, द्विविमीय वर्ग, या उपरोक्त सभी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्रचफील्ड और बेलेसी ने 1962 में अभिवृत्ति संबंधी जो परिभाषा दी है वो त्रिविमीय वर्ग के अंतर्गत आती है। किस वर्ग के अंतर्गत आती है? त्रिविमीय वर्ग। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने जो व्यक्ति की अभिवृत्ति होती है वो 3 क्षेत्रों से संबंधित होती है, इसीलिए इसको त्रिविमीय वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया, ये बताना है यहाँ पर। जर्सील्ड ने, आर्जनेक ने, व्हाइट ने, या गैसेल ने? तो परिपक्वता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, ये बताना है आपको। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए इस आंसर का। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिपक्वता का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था? गैसेल ने किया था। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का निर्धारक तत्व है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो भिन्नताएं वो किससे निर्धारित होती हैं? शिक्षा और आर्थिक दशा से, लिंग भेद से, वातावरण से, उपरोक्त सभी से? देखिए व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं, शिक्षा और आर्थिक दशा, लिंग भेद और वातावरण, ये सभी माने जाते हैं। तो डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आता है, अधगम स्थानांतरण का सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अधगम स्थानांतरण यानी अधगम का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण होना का जो सिद्धांत है उसमें दो तत्व, सामान्य और विशिष्ट तत्व का जो सिद्धांत है, दो तत्व सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? द्वितत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, जिसमें एस फैक्टर और जी फैक्टर, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया, ये बताना है यहाँ पर। मंडे, स्पीयरमैन ने, क्रो एंड क्रो ने, थॉर्नडाइक ने?
देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वैतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक सामान्य एवं विशिष्ट तत्व का जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था स्पीयरमैन ने। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 9वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जब शरीर के एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर के अंगों में चला जाता है तो उसको कहेंगे ऋणात्मक अंतरण, धनात्मक अंतरण, द्विपक्षीय अंतरण, एक पक्षीय अंतरण। यानी जब शरीर के एक पक्ष को के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर के अंगों में चला जाता है, यानी जैसे हम सीधे हाथ से लिखते हैं, लिखना सीखते हैं और सीधे हाथ से लिखना सिखाया जाता है, तो हम चाहने पर बाएं हाथ से भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं, यानी बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। तो यानी एक हाथ का जो प्रशिक्षण है वो दूसरे अंग में जा रहा है, तो ये कैसा कहलाएगा? द्विपक्षीय अंतरण कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? द्विपक्षीय अंतरण। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी एक पक्ष को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैनले हॉल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पूर्व अभिनय का सिद्धांत, परिष्कार का सिद्धांत, पुनः प्राप्ति का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का सिद्धांत? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्टैनले हॉल ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है, यानी कोई भी क्रिया को बार बार दोहराना चाहिए, तो यह कहलाता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है, समायोजन नहीं कर पाने का कारण होता है, यानी कोई व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है किन कारणों से? द्वंद्व के कारण, तनाव के कारण, कुंठा के कारण, उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति किसी वातावरण के साथ अपना समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है या किसी परिस्थिति में समायोजन नहीं कर पाने के कारण द्वंद्व भी होता है, तनाव भी होता है और कुंठा भी होती है। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से रोग का अर्थ थकान है? ऐसा कौन सा रोग है जो थकान कहलाता है? कल्पना ग्रह, हठ प्रवृत्ति, स्नायविक रोग, इनमें से कोई नहीं। तो थकान बताना कैसा रोग है? स्नायविक रोग, कमजोरी महसूस होती है वो स्नायु तंत्र में कुछ कमी आने के कारण थकान महसूस होने लगती है। तो सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरसा विधि में होता है, यानी रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण विधि है उसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? हरमन रोरसा ने किया था। हरमन रोरसा द्वारा इसका प्रतिपादन किया था 1921 में, ये भी ध्यान में रखना। तो क्या था? 1921, ये पूछा भी जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या होता है, कागज के मध्य एक पुष्प रखकर प्रश्न पूछे जाते हैं? नहीं, ये गलत है हरमन रोरसा का। कागज पर स्याही की बूंद गिराकर कागज को मोड़कर बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी पुस्तक के चित्रों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोरसा ने कौन सा परीक्षण किया था? स्याही धब्बा परीक्षण। तो कागज के जो पन्ने होते हैं उन पर स्याही की बूंदों को गिरा करके उन धब्बों के आधार पर कुछ चित्र बनाए जाते हैं और उसके आधार पर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रोरसा ने जो परीक्षण किया था वो कौन सा किया था? हरमन रोरसा ने 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट आता है CAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, टेट, CAT चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट तथा SAT स्टिमुलस अप्रोमेशन टेस्ट, इन तीनों का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन किसने किया था? इन तीनों सिद्धांतों का भारतीय जो परिस्थिति है उसमें अनुकूलन यानी इनका प्रयोग करने वाली मनोवैज्ञानिक कौन है, ये बताना है यहाँ पर। डॉक्टर उमा चौधरी, डॉक्टर S वर्मा, डॉक्टर मीना मिश्रा, डॉक्टर कमल अग्रवाल। तो देखिए, इन तीनों सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है भारतीय परिस्थितियों में इनका प्रयोग जो किया था वो किया था डॉक्टर उमा चौधरी ने।
ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि यूपी लखनऊ की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? यूपी लखनऊ की रहने वाली थी। 15वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है, ये किसने कहा था? ये व्यक्तित्व के बारे में ये परिभाषा किसने दी है? व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य अमान्य गुणों का संगठन है। हर्बर्ट, मन, रेक्स और जंग। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है, ये कहा था रेक्स ने। किसने कहा था? रेक्स ने कहा था। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जुंग ने भी सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जुंग का। नेक्स्ट आता है, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ध्यान रखना, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है? मंदबुद्धि। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, जॉन डीवी का, BF स्किनर का या स्पीयरमैन का? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी बुद्धि का जो एक तत्व सिद्धांत है, किसका? बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हर्समैन ने, बिने ने, थर्स्टन ने, कैटल ने। तो देखिए बुद्धि का जो एक तत्व सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि लब्धि का जनक माना जाता है। बुद्धि लब्धि का सबसे पहले जो सूत्र भी दिया था वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसलिए बुद्धि लब्धि का जो जनक माना जाता है, किसे कहा जाता है? बिने को। तो बिने ने बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 18वां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? इन थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार कौन से बताएं? अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। सी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और वातावरणीय बुद्धि। डी मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के 3 प्रकार बताए, कितने प्रकार बताए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के? ये ध्यान में रखना पहले, तो कितने? 3 प्रकार हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार बताए थे। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार माने, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वधारण प्रेरक है। यही स्वधारण या स्वधारणा कैसी प्रेरक है? सामाजिक, चेतना चेतावनीपूर्ण, आंतरिक धारणा, बाह्य या व्यक्तिगत? स्वधारणा के बारे में पूछा है यहाँ पर। तो स्वधारणा कैसा प्रेरक है मेरे प्यारे साथियों? स्वधारणा, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये किसका कथन है? यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट चिंतन करने की जो क्षमता पाई जाती है उससे व्यक्ति का जीवन सफल होता है, ये किसने कहा था? ये बताना यहाँ पर। क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, रॉस, स्किनर। स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, तो ये परिभाषा दी थी मेरे प्यारे साथी, ये कथन कहा था क्रो एंड क्रो ने। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिवृत्ति मनोवृत्ति, अभिवृत्ति मनोवृत्ति का स्वरूप कैसा है? यही व्यक्ति की जो अभिवृत्ति होती है या मनोवृत्ति होती है वो कैसा स्वरूप होता है? उसका मानसिक स्वरूप होता है, मूल्यांकनात्मक होता है, बौद्धिक होता है या आध्यात्मिक होता है? अभिवृत्ति और मनोवृत्ति का स्वरूप कैसा है? तो
अभिवृत्ति और मनोवृत्ति को क्या मापा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये कैसा होता है, मूल्यांकनात्मक। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका स्वरूप कैसा है, मूल्यांकनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सामाजिक अभिवृत्ति सामाजिक वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया में निरंतर है, यह किसने कहा था। यानी एक व्यक्ति की सामाजिक अभिवृत्ति सामाजिक वस्तुओं के प्रति जो अनुक्रिया करता है उसमें लगातार बनी रहती है, ये किसने कहा था, सेकर्ड ने, जेम्स ड्रेवर ने, रॉबिन ने, कैंपबेल ने। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो देखिए ये किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों, सेकर्ड, जेम्स ड्रेवर, रॉबिन और कैंपबेल। तो ये कहा था, डी वाला जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, कैंपबेल ने। इसने कहा था, कैंपबेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रुचि होती है जन्मजात, अर्जित, ए और बी दोनों। तो व्यक्ति की जो रुचि है इनमें से कोई नहीं, तो वो कैसी होती है ये बताना। यहाँ पर जन्मजात होती है, अर्जित होती है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति की जो रुचि है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। तो ए बी वाला जो आंसर है वो दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदतें किसका प्रतिफल है, विचारों का, सहज क्रियाओं का, अनुभव और अभ्यासों का, उपरोक्त सभी का। तो आदतें किसका प्रतिफल मानी जाती है मेरे प्यारे साथियों, व्यक्ति की आदत बढ़ती है वो किसका होती है, अनुभव और अभ्यासों का। इनसे अब आदतें निर्मित होती हैं। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट होने वाला है। 25वां क्वेश्चन आता है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करते हैं, जिससे वे अपने निर्णय और कार्यों का सही ढंग से निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन कर सकें। यह कथन किसका है ये बताना है यहाँ पर, स्टीफन एम कोरी का, सारा ब्लैकवेल का, जैन फ्रांसिस का, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था, क्रियात्मक अनुसंधान का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है, स्टीफन एम कोरी को माना जाता है। तो इन्होंने ही क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में ये कहा था। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है, निष्पत्ति जो परीक्षण किए जाते हैं उनका सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है, छात्रों के वर्गीकरण करने में, प्रेरकों में, अधिगम में या श्रेणी विभाजन में। तो निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो किसमें होता है मेरे प्यारे साथियों, निष्पत्ति परीक्षण किसमें किए जाते हैं, अधिगम में किए जाते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक पता लगाता है। ये शिक्षा मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक पता लगाता है किसका, छात्रों की रुचि का, छात्रों के मानसिक स्तर का, छात्रों के व्यवहार का, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का। तो शिक्षा मूल्यांकन में किसका पता लगाया जाता है प्यारे साथियों, तो बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो शिक्षा मूल्यांकन में पता लगाया जाता है। कौन लगाता है, शिक्षक। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य को क्या कहेंगे। शिक्षकों का जो समूह है वो कोई कार्य करता है, उस शिक्षण कार्य को क्या कहेंगे, शिक्षक शिक्षण, लिखित शिक्षण, दल शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, शिक्षकों का एक समूह यानी दल जो शिक्षा का कार्य करता है तो उसको क्या कहेंगे, दल शिक्षण कहेंगे। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, शिक्षकों का समूह क्या कहलाता है, दल कहलाता है। तो दल शिक्षण हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों को अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किया जा सकता है, ये कथन किसका है। शिक्षण सिद्धांतों को अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किया जा सकता है, एडवर्ड, एनजेक, क्रॉनबेक या सेंसर का।
तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण सिद्धांतों को अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किया जा सकता है, ये कहा था क्रॉनबेक ने। किसने कहा था? क्रॉनबेक। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन आता है, अध्यापक का व्यक्तित्व छात्र पर हावी रहता है, यह किस दृष्टिकोण का दोष है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण, एकाधिकार दृष्टिकोण, स्व अनुदेशन दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो ये अध्यापक का व्यक्तित्व छात्र पर हावी रहता है, यह किस दृष्टिकोण का दोष है? तो छात्रों के ऊपर हावी, तो एकाधिकार दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण होगा? एकाधिकार, यानी एक ही का अधिकार। यानी किसका अधिकार होता है? अध्यापक का अधिकार, यहाँ शिक्षक का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। तो एकाधिकार दृष्टिकोण का दोष है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।